एक ऐसी शादी जिसमें शादी की सारी रस्में होती है, दुल्हन अपने ससुराल भी आती है, फिर भी उसकी शादी अधूरी रहती है। कमरे में उदास बैठे हुए लवली अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वह अपने बाबा उमेश जी के साथ लखनऊ में अपने छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। उमेश जी एक बैंक मैनेजर थे। लवली की मां नहीं थी। जब वह 11 साल की थी तभी बीमारी की वजह से उसकी मां का निधन हो गया था। तब से आज तक उमेश जी ने ही लवली को माता पिता दोनों का प्यार दिया। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हालांकि लवली भी काफी समझदार बच्ची थी। उसे जो मिल जाता उसी में खुश रहती और बच्चों की तरह कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं करती। पढ़ाई में काफी तेज थी। उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। जो भी उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। रंग इतना गोरा मानो दूध में सिंदूर घोल दिया गया हो। दुबला पतला छरहरी काया, कमर तक लंबे सुनहरे बाल, कोयल जैसी आवाज, घर के कामों में भी निपुण थी। सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म करके वह कॉलेज जाती। वहां से लौटकर शाम में वह कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। एक दिन लवली को उसके बाबा बहुत खुश नजर आए। लवली, क्या बात है बाबा, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उमेश जी, अरे आ गई बेटा, बैठ, तुझे कुछ बताना है। लवली उनके पास बैठ गई। बोलो बाबा, क्या बात है। उमेश जी, बेटा मेरे बैंक में रमेश सर हैं, तुम उनसे मिली हो ना। लवली, हाँ बाबा। उमेश जी, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। एक ही बेटा है, सरकारी नौकरी करता है। लवली, पर बाबा अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। उमेश जी, बेटा उनको तुम्हारी पढ़ाई से कोई ऐतराज नहीं है। बेटा मेरा तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है। अपनी जिंदगी में ही तुझे दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। मैंने पता किया है, लड़का अच्छा है, फिर रिश्ता सामने से चल कर आया है बेटा। और सबसे बड़ी बात बेटा, उन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए। बेटा तू तो जानती है ना, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। लवली, बाबा आप ऐसा क्यों बोलते हो, मैं दहेज लेने वालों से शादी भी नहीं करने वाली। उमेश जी के आंखों में पानी भर आया। ये देख लवली उनके आंसू पोंछकर बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। उमेश जी उसे अपने गले से लगाते हुए प्यार से उसके सर को सहला दिए। मेरी रानी बिटिया, हमेशा खुश रहो। लवली शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। हर लड़की की तरह शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। बचपन में माँ उसे कहा करती थी कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर उसका राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वो आंखें बंद करके उस पल को सोचने लगी जब उसका राजकुमार उसे लेने आएगा। उमेश जी ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। उनके घर में कोई औरत नहीं थी, तो उन्होंने अपने गांव से अपनी एक दूर की बहन को बुलवा लिया। आज शादी का दिन था। उमेश जी ने अपने दोस्त अमर जी को भी सपरिवार बुलाया था। अमर और उमेश जी बचपन के मित्र थे। बड़े होने पर अमर जी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। लखनऊ के जाने माने बिजनेसमैन अमर सिंह अपनी पत्नी रजनी और दोनों बेटे रजत और कनक के साथ अपने बचपन के दोस्त उमेश के यहाँ आए थे। आज उमेश जी की बेटी लवली की शादी होने वाली थी। बारात आने वाली थी, परंतु लड़के वालों ने बारात वाले दिन ही आने से पहले 10 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर कार की डिमांड कर दी। उन्होंने फोन किया था कि अगर उमेश जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। उमेश जी बैंक मैनेजर थे। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान आने शुरू हो गए थे। ये सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमर जी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। लवली की भी रो रोकर हालत खराब थी। रजनी जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। रजनी जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, तो वे लवली को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उनसे लवली की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अमर जी को साइड में बुलाकर लवली की शादी रजत से करवाने को बोला। अमर जी भी शुरू से ही मन लवली में अपनी बहू की छवि देखते थे, पर रजत के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह सके थे। लेकिन आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने रजत को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर ही लिया। अमर जी ने उमेश जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया, तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। उमेश जी खुश हो गए और उन्होंने अमर जी को अपने गले लगा लिया। रजनी जी के आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही लवली को अपनी बेटी बनाना चाहती थी, परंतु हमने कभी आपसे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अमर जी अपने बेटे रजत को लवली से शादी करने के लिए कहते हैं।
रजत कहता है, परंतु पिताजी मैं लवली को जानता तक नहीं। मैं उससे शादी कैसे कर लूं? और ना मैं उससे ज्यादा मिला हूं। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। माताजी आप ही पिताजी को समझाए। रजत बेटा तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। लवली बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। परंतु माँ मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं। कनक भी तो है, आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वो दोनों तो फ्रेंड भी हैं। कनक की शादी लवली से नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वह मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं शादी कर लूँगा, परंतु केवल शादी, इसके अलावा मुझसे और कुछ की उम्मीद मत करिएगा। जब लवली से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्में शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा, क्योंकि उमेश जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। लवली की रो रोकर हालत खराब होने लगी, तो रजनी जी और कनक ने किसी तरह से उसे चुप कराया। घर आकर उमेश जी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। इस सब में कनक पूरी जिम्मेदारी से लवली का साथ दे रहा था। रजत को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमर जी अपनी पत्नी, दोनों बेटों और अपनी बहू लवली को लेकर वापस घर लौट आए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो रजनी जी ने रजत और लवली को दरवाजे पर ही रोककर खुद अंदर चली गई। उन्होंने कनक को भी अंदर बुला लिया। जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। रजत, ये सब क्या है माँ? मैंने पहले ही इस सब के लिए मना किया था। उद्धरण चिन्ह। रजनी जी, नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? रजत, ठीक है माँ, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। रजनी जी ने दोनों की आरती उतारी और लवली से कहा, बेटा दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आओ। लवली ने घिरे से कलश गिराते हुए थाल में पैर रखा, फिर घिरे से अलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। रजनी जी दोनों को पूजा घर में ले गई। रजत अपने रूम में चला गया। अमर जी लवली के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज से ये तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। रजनी जी, हाँ मेरी प्यारी बेटी। रजनी जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी। कनक, लवली मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रजनी कनक का कान पकड़ते हुए बोली, वो तुम्हारी भाभी है। भाभी बोलो। अगले दिन रजत अपनी माँ रजनी से कहता है कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है कि अभी तो शादी की और रस्में बाकी है। पहले तो तुम 15 तारीख में जाने वाले थे और अब अचानक से क्यों जा रहे हो? रजत कहता है, नहीं माँ मैं अब कल ही जाऊंगा, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानता। तुमने मुझसे इसकी शादी जबरदस्ती करवा दी है। लवली रहती है कि रजत ने उन्हें कहा कि वह शादी को मानते ही नहीं। मैं उनके सामने ही ना आऊं। यदि उनका यही फैसला है तो मैं अपना मंगलसूत्र उतार कर उन्हें देती हूँ। क्यों बाबा क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे हल्दी भी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी भी सजी, मेरी मांग भी भरी गई, गले में मंगलसूत्र भी पहनाया गया, फिर भी मेरी शादी अधूरी रह गई। क्यों बाबा क्यों? और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ी रजनी जी भी यह सब सुनकर रोने लगी। रजनी दौड़कर अमर जी के पास गई और उनको सारी बातें बताई और रोने लगी। कहीं हम लोगों ने लवली की शादी रजत से करवाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं रजनी जी, हमने कहीं कोई गलती नहीं की। रजत गलती कर रहा है लवली का साथ ना देकर। हम लोग लवली को जानते हैं, उससे अच्छी लड़की रजत को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और लवली के पास जाइए, उसे अभी आपकी जरूरत है, अपनी माँ की। अमर जी ने उन्हें समझाया।